वेलकम एवरीवन। मास्टर लर्नर्स की डेमो वीडियो की सीरीज में आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सेटबैक डिस्टेंस। अब ये जो टॉपिक है सेटबैक डिस्टेंस, इसका यूज क्या है उसको समझने से पहले हम एक टर्म समझेंगे जिसको हम बोलते हैं साइट डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर सिंपली हम डिस्क्राइब करें साइट डिस्टेंस को, तो साइट डिस्टेंस जो है इसका मतलब होता है कि किसी भी रोड पे अगर आप चल रहे हैं तो उस रोड पे आपको कितने दूर आगे तक की रोड दिख रही है, इसको हम बोलते हैं साइट डिस्टेंस। ठीक है, अब जब कभी भी हम कोई रोड डिजाइन करते हैं तो उसको इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं कि एक सफिशिएंट लेंथ आगे तक की रोड हमें दिखती रहे। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ विजिबिलिटी रोड पे हमें होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका क्यों होनी चाहिए ये, ठीक है, तो अब इसके बहुत सारे कारण हैं। ये अपने आप में एक अलग इसका पूरा कैलकुलेशन है। उसमें से अगर एक एग्जांपल हम लें समझने के लिए, तो एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं ये कोई एक हमने रोड है हमारे पास बना दिया, हम टॉप व्यू देख रहे हैं। ठीक है, ये रोड की विड्थ है और व्हीकल जो है वो ऐसे चल रही है। ठीक है, ये सेंटर लाइन है मान लेते हैं रोड का। ठीक है, इस पे चल रही है व्हीकल। तो अब जब व्हीकल चलेगी तो उसकी कुछ स्पीड होगी। ठीक है, अब किसी भी स्पीड पे मान लीजिए कोई व्हीकल चल रही है, तो उस व्हीकल को रोकने के लिए जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि हमने कैलकुलेशन करके निकाल लिया कि वो x डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी स्पीड क्या है व्हीकल की, या ब्रेक लगाने के बाद टायर और पेवमेंट के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है। इन तरह के फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि x डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है अपने व्हीकल को रोकने के लिए। तो हम रोड ऐसा बनाना चाहेंगे कि कम से कम x डिस्टेंस आगे तक की रोड हमें दिख रही हो, जिससे कि अगर रोड पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई मान लेते हैं पेड़ गिरा हो, तो वो हमें x डिस्टेंस पहले दिख जाए। अगर x डिस्टेंस आगे तक की रोड दिख रही है तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, अगर रोड पे कोई पत्थर गिरा हो या कोई पेड़ गिरा हो या कोई ब्लॉकेड हो, कुछ भी इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जिसके कारण हमें अपने व्हीकल को रोकना पड़े, तो वो हमें x डिस्टेंस पहले ही दिख जाए, जिससे कि हम उतने डिस्टेंस में जाते जाते अपने व्हीकल को सेफली रोक सकें। अब ये जो डिस्टेंस हुआ, ये जो डिस्टेंस की विजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट हुई, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। इस तरह के और भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए अलग अलग साइट डिस्टेंसेस होते हैं। मतलब रोड पे विजिबिलिटी अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग होती है, जिस पे कि अभी हम डिटेल में इस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं जाएंगे। ये अपना एक अलग इंडिपेंडेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अपने व्हीकल को रोकने के लिए जो डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है उसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या शॉर्टकट में SSD बोल देते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि रोड पे ओवरटेकिंग की फैसिलिटी भी हो, तो ओवरटेक करने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ रोड हमें दिखना चाहिए, क्योंकि हम अपने लेन को चेंज करेंगे, अपने आगे वाले स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करके फिर वापस उस लेन पे आएंगे, तो एक उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी विजिबिलिटी की। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इस पे नहीं जाएंगे कि ये जो विजिबल डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम ये मान के काम करेंगे कि हमें रोड पे s डिस्टेंस की विजिबिलिटी चाहिए। तो ये जो s है ये हो जाएगा साइट डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो साइट डिस्टेंस का कैलकुलेशन है, जो कि अभी फिलहाल हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे अपना एक अलग साइंस है, वो आपने कैलकुलेट कर रखा है। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया कि भाई हमें s डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। अब आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो रोड आप बनाने वाले हैं उस रोड पे कम से कम s डिस्टेंस आगे तक की लेंथ हमें दिख रही हो। तो इसी चीज को इंश्योर करने के लिए
हम यूज करते हैं सेटबैक डिस्टेंस का। अब आके थोड़ा देख लेते हैं अपने टॉपिक पे कि सेटबैक डिस्टेंस को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हमने यहां पर शो किया है, ये हमारे पास एक कर्व रोड है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसपे एक कर्व रोड हमने बना दी है। टॉप व्यू देख रहे हैं हम। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी ऑब्स्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कर्व के इनर साइड पे है। ठीक है, अंदर वाले साइड पे ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, घर हो सकता है, किसी का जंगल हो सकता है, पेड़ हो सकता है, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, और अब ये जो रोड है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये उस रोड की सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब इस रोड पे मान लेते हैं कोई ये व्हीकल जा रही है। अब ये जो व्हीकल है, अगर ये देखना चाहे कि रोड पे मैक्सिमम कहां तक का रोड दिख रहा है इसे, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन के प्रेजेंस के कारण एट मोस्ट अगर जो ड्राइवर है वो ऐसे देखे तो मैक्सिमम यहां तक का रोड वो देख पाएगा। ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती तो जो ड्राइवर है वो कुछ ऐसे भी देख लेता तो और आगे दूर तक की रोड उसे दिख पाती, लेकिन इस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण अब जो साइट लाइन होगी ड्राइवर की, ठीक है, देखने वाली जो लाइन है, जिस लाइन के अलोंग वो देखेगा, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, ऐसे नहीं देख पाएगा, ये मैक्सिमम ऐसे देख पाएगा। ठीक है, तो जितने दूर आगे तक की रोड इसे दिख रही है उसे हम बोल देते हैं साइट डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लिया है s। ठीक है, अच्छा, और जो सेंटर लाइन से इस इनर साइड वाले ऑब्स्ट्रक्शन की जो दूरी है, इसको हम बोल देते हैं m। ठीक है, m से रिप्रेजेंट कर लिया हमने। तो m क्या है? m is the distance from the center line of the road to the obstruction on the inner side of the curve। ठीक है, अब ये जो s है और ये जो m है, इनका आपस में एक रिलेशन होगा। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन यहां नहीं होता, थोड़ा और नीचे होता, तो जो हमारी साइट लाइन अभी ऐसे जा रही है वो थोड़ा और स्लांट होके ऐसे चली जाती। ठीक है, और आगे तक का रोड हमें दिखता, यानी s की वैल्यू बढ़ जाती, विजिबल लेंथ ऑफ रोड बढ़ जाता अगर m बड़ा होता तो इसका मतलब यह है कि s और m के बीच में एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन को यूज करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि m इज अ फंक्शन ऑफ s, अगर s और m के बीच में कोई रिलेशन है तो। ठीक है, m को चेंज कर रहे हैं तो s चेंज हो रहा है, या s को चेंज कर रहे हैं तो मतलब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो हम s को एज अ फंक्शन, m को एज अ फंक्शन ऑफ s रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन हम डिराइव कर लेते हैं। s क्या है वो हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि हम रोड पे ओवरटेकिंग की फैसिलिटी देना चाहते हैं, या अपने व्हीकल को रोकने के लिए जितने डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है उतने डिस्टेंस की विजिबिलिटी देना चाहते हैं, तो s हमारा डिफाइंड है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस m और s के बीच का एक रिलेशन डेवलप करते हैं, और जितना भी s हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, जो कि हम चाहते हैं रोड पे जितने दूर आगे तक की रोड दिखे, उस वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। अभी ये रोड बनी नहीं है, ये तो अभी हम कैलकुलेशन करने के लिए बस एनालाइज कर रहे हैं। तो इस s की वैल्यू को यहां पर पुट करने से m की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो अब एक बार m की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, तो जब हम रोड कंस्ट्रक्ट करने जाएंगे तो उस ऑब्स्ट्रक्शन से उतना डिस्टेंस छोड़ के वो रोड अगर कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो रोड पे हमें इस डिस्टेंस की विजिबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है m, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं सेट बैक डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पर, इसको डिफाइन कैसे किया हमने। तो सेटबैक डिस्टेंस और क्लियरेंस डिस्टेंस
फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व इज प्रोवाइडेड सो दैट एडिक्वेट साइट डिस्टेंस, जिसको एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एडिक्वेट साइट डिस्टेंस इज अवेलेबल ऑन दी हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, तो ये वो डिस्टेंस है जितना डिस्टेंस मेंटेन करके, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन से उतना डिस्टेंस छोड़ के एक तरह से आपको अपने रोड को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि जितना भी डिस्टेंस की विजिबिलिटी आप चाहते हैं रोड पे मिले, उतनी ड्राइवर्स के पास विजिबिलिटी मिल जाए। ठीक है, अब ये जो सेटबैक डिस्टेंस है ये करस्पॉन्ड करेगा किसके? साइड डिस्टेंस के, जिसका की कैलकुलेशन एक अलग अपना कंसेप्ट है जो कि हम फिलहाल यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये जो साइड डिस्टेंस है ये क्या क्या हो सकता है? तो बहुत तरह के साइड डिस्टेंस हो सकते हैं, जिसमें कि एक है हमारे पास एसएसडी, अपने व्हीकल को सेफली रोकने के लिए जितने साइड डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस की विजिबिलिटी, मतलब जितने डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। हो सकता है ओएसडी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, मतलब सेफली ओवरटेक करने के लिए जितने लेंथ ऑफ रोड की विजिबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास। उसी तरह से एक होता है हमारे पास आईएसडी, और भी एक होता है जिसको कि फिलहाल अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह के साइड डिस्टेंसेस हो सकते हैं, जिसके बेसिस पे फिर हम ये सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन से कितना छोड़ के हमें अपने रोड को कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। अब ये जो टॉपिक है साइड डिस्टेंस का, सेटबैक डिस्टेंस का जो कैलकुलेशन है, इसमें बहुत सारे अलग अलग केसेस आते हैं। तो यहां पर इस वीडियो में हम उन्हीं केसेस में से एक पर्टिकुलर केस डिस्कस करेंगे, जो कि केस होगा सिंगल लेन का। ठीक है, एक सिंगल लेन रोड है, एक हॉरिजॉन्टल कर्व है सिंगल लेन की, और उसमें जो साइट डिस्टेंस है उसकी जो लेंथ है वो कर्व ऑफ रोड की जो लेंथ है उससे छोटी है। ठीक है, ये जो साइड डिस्टेंस है ये लेंथ ऑफ कर्व से छोटा है। ये एक केस हम यहां पर अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक यहां नोट में क्या लिख रखा है हमने कि मिनिमम साइड सेटबैक डिस्टेंस जो हम प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं करस्पॉन्डिंग टू एसएसडी। मतलब कि ये जो सेटबैक डिस्टेंस है ये इतना तो हमें कम से कम प्रोवाइड करना ही है हर रोड पे, जिससे कि एटलीस्ट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दूर तक की रोड हमें दिख रही हो। मतलब जितना डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड होगा अपने व्हीकल को रोकने के लिए, उसके करस्पॉन्डिंग तो एम हमें लेके ही चलना है। ठीक है, किसी भी रोड पे जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कम से कम इतना सेटबैक डिस्टेंस तो हम मेंटेन करेंगे ही करेंगे। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं अगर हम साइड डिस्टेंस को और बड़ा रखना चाहते हैं तो। जैसे ओवरटेकिंग में जनरली जो साइड डिस्टेंस होता है वो काफी बड़ा देना पड़ता है एज कंपेयर टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। खैर, तो अब इसका जो केस है वो देख लेते हैं हम। तो इसमें जो पहला केस है हमारा वो है केस 1, व्हेन लेंथ ऑफ कर्व, रोड का जो कर्व का लेंथ है, इज ग्रेटर देन साइट डिस्टेंस। ठीक है, उस केस में क्या है? तो अब इसमें भी दो और केसेस होते हैं। सिंगल लेन के लिए अलग कैलकुलेशन है, मल्टी लेन अगर रोड है, 2-3 लेन्स बनाया है आपने तो उसका अलग कैलकुलेशन है। तो यहां पर उसी का एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं हम। केस 1 में सिंगल लेन का केस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंगल लेन रोड है। ठीक है, ये उस रोड का सेंटर लाइन है, टॉप व्यू देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इनर साइड ऑफ द कर्व पे एक ऑब्स्ट्रक्शन है। यहां पर व्हीकल जो है, यहां मान लेते हैं ऐसे है कुछ व्हीकल। ठीक है, टॉप व्यू है सब चीज, और ये है हमारी साइट लाइन। ठीक है, अब यहां से एक हमने ये जो डिस्टेंस है ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व से सेंटर लाइन ऑफ द रोड तक का जो डिस्टेंस है, इसको हमने बोल दिया एम। यही होता है हमारा सेटबैक डिस्टेंस।
इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं इधर और इन दोनों को मिला लेते हैं। ये जो एंगल है हमारे पास, ये कुछ ले लिया अल्फा बाई 2 और इस एंगल को भी ले लिया हमने अल्फा बाई 2। ठीक है, टॉप व्यू देख रहे हैं हम लोग, ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, रोड एक हॉरिजॉन्टल कर्व पे ऐसे घूमते हुए जा रही है। ठीक है, अच्छा हमें क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या लेना था हमें, ये लेना था हमें एस साइड डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, एसएसडी हो सकता है, आईएसडी, ओएसडी, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं रोड पे। कम से कम एसएसडी तो होना ही होना है उसको। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है एस। अब हमें करना क्या था, हमें एस और एम के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना था। ठीक है, एम एज अ फंक्शन ऑफ एस कह सकते हैं आप उसको। अच्छा, अब इसमें ये जो रेडियस है इसको बोल दिया हमने कुछ आर रहा होगा। ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्व। अब जब रेडियस ऑफ कर्व हम बोलते हैं या रेडियस ऑफ रोड जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है रेडियस ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द कर्व और सेंटर लाइन ऑफ द रोड। ठीक है, तो यहां पर सिंगल लेन ही है तो उस लेन का जो सेंटर लाइन होगा उसका जो रेडियस है वो है हमारा कर्व का रेडियस या रेडियस आर। तो अब इस फिगर में ये जो m डिस्टेंस है ये कितना होगा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा रेडियस है। ठीक है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये r के बराबर होगा। ठीक है, यही r ऐसे यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस अगर कोई कैलकुलेट करना चाहे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा r cos अल्फा बाई 2। सो दिस डिस्टेंस वुड बी r cos अल्फा बाई 2। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो सेटबैक डिस्टेंस है m, इट विल बी इक्वल टू r माइनस ये r माइनस r cos अल्फा बाई 2। ठीक है, या इसको और थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं r1 माइनस cos अल्फा बाई 2। अब इसमें ये जो अल्फा एंगल है वो अल्फा एंगल कितना होगा, अल्फा जो एंगल है, तो ये मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई आर्क है, लेंथ है मान लेते हैं s और जो रेडियस है वो है r, ये एंगल है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू होगी s बाई आर। तो अल्फा हो गया हमारा s बाई आर। ठीक है, s क्या रखना है हमें, s रखना है हमें हम जितने डिस्टेंस की विजिबिलिटी रोड पे प्रोवाइड करना चाहते हैं वो ये हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा सेटबैक डिस्टेंस का। अगर आपको s की वैल्यू पता है, ठीक है, तो s की वैल्यू पता हो और रेडियस ऑफ कर्व अगर हमें पता हो, कितने रेडियस का कर्व हमें डिजाइन करना है, तो वहां से अल्फा निकाल लेंगे और फिर उस अल्फा का यूज करके हम इस इक्वेशन में डाल के m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब सेटबैक डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है हमारा रोड के इनर साइड पे, ठीक है, मतलब उस ऑब्स्ट्रक्शन से कितना छोड़ के हमें अपने रोड को बनाना है, मतलब हमारे रोड का सेंटर लाइन उस ऑब्स्ट्रक्शन से कितने दूरी पे होना चाहिए, इसको कैलकुलेट कर लिया तो फिर आराम से आप अपने रोड को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब हम ये देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस फॉर्मूले पे और उसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर देखते हैं इसमें हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है,
पहला क्वेश्चन है, देयर इज अ सिंगल लेन हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व। एक सिंगल लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक कर्व रोड बनाया हमने सिंगल लेन का, जिसमें की जो रेडियस है ऑफ रेडियस 400 मीटर एंड लेंथ ऑफ कर्व जो है वो है 200 मीटर। ठीक है, कर्व रोड बनाने की जरूरत क्या पड़ी होगी हमें, तो रोड मान लेते हैं पहले सीधे जा रही होगी और ऐसे टॉप व्यू देख रहे हैं तो व्हीकल ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है। अब हमें अपने रोड के डायरेक्शन को चेंज करना है, तो चेंज करना है तो शार्प चेंज तो देंगे नहीं, अदरवाइज स्टीयरिंग नहीं कर पाएगा व्हीकल, बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगा। तो हम करते क्या है, हम एक कर्वेचर देते हैं इसमें रोड पे और फिर उसके बाद इसको स्ट्रेट करके ऐसे चेंज कर लेते हैं डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये काम किया तो इसको हॉरिजॉन्टल कर्व बोल दिया हमने। ठीक है, तो वही यहां पर क्वेश्चन में है क्या कि जो कर्व लेंथ है वो है 400 मीटर, सॉरी वो है 200 मीटर, और जो रेडियस है कर्व का यानी सेंटर लाइन का जो रेडियस है वो है 400 मीटर का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेटबैक डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द इनर एज ऑफ द रोड फॉर प्रोवाइडिंग एन SHD ऑफ 90 मीटर। ठीक है, हमने जो कैलकुलेशन किया अभी सेटबैक डिस्टेंस का, ये सेटबैक डिस्टेंस जो है ये हमने कहां से कैलकुलेट किया, फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सेटबैक डिस्टेंस बताओ इनर एज, ये अंदर वाला एज है, ये रोड का आउटर वाला एज है, तो इनर एज से ये डिस्टेंस जो है इसकी जानकारी लेना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे। ठीक है, नॉर्मली अगर सीधा अगर आपसे कोई पूछे कि सेटबैक डिस्टेंस क्या होगा तो उसका मतलब होता है कि सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, लेकिन यहां क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमसे पूछा जा रहा है कि सेटबैक डिस्टेंस बताओ फ्रॉम द इनर एज ऑफ द रोड। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले तो सेंटर लाइन ऑफ द रोड से जो भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है उस फॉर्मूले को यूज करके सेंटर लाइन ऑफ द रोड से सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे यानी ये m, और उसमें से हम लोग ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जो सिंगल लेन होगा, सिंगल लेन जो होगा उसकी जो विड्थ रहती है ये लेते हैं हम लोग 3.75 मीटर। ठीक है, और जो सेटबैक डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेंटर लाइन ऑफ द रोड से कैलकुलेट करेंगे, यानी ये वाला m हम कैलकुलेट करेंगे और उस m में से ये जो डिस्टेंस है विच इज 3.75/2 इतना सबट्रैक्ट कर देंगे, ये डिस्टेंस सबट्रैक्ट कर देंगे तो इनर एज से सेटबैक डिस्टेंस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब देख लेते हैं कि वो वैल्यू कितनी होगी। तो m का क्या फॉर्मूला था, सेटबैक डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सेटबैक डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था r माइनस r cos अल्फा बाई 2 वेयर अल्फा वॉज s साइड डिस्टेंस अपॉन r। ठीक है, अब ये जो अल्फा लिखते हैं हम ऐसे s बाई आर के फॉर्मेट में, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो यूनिट यूज किया जा रहा है वो यूज किया जा रहा है रेडियन का। ठीक है, डिग्री में नहीं हम ये फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले में जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो रेडियन में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अल्फा निकालते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में क्या होगा। तो अल्फा यहां पर है साइड डिस्टेंस SHD दे रखा है कितना 90 मीटर और रेडियस ऑफ कर्व कितना दे रखा है 400 मीटर, ये कुछ 0.225 रेडियन इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब या तो आप लोग इस रेडियन वाली वैल्यू को, एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए और डायरेक्टली यहां पर यूज कर लीजिए। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अब कैलकुलेटर जो है उसमें
मोड चेंज करने का ऑप्शन होता है, ठीक है, डिग्री, रेडियन या ग्रेडियंट, ठीक है। तो उसमें से आप मोड को चेंज, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर्स में डिग्री मोड में होता है, लेकिन उसको हम ग्रेड मोड पे भी चेंज, एक दो बटन अलग अलग कैलकुलेटर्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, वो लगा के हम सीधे ग्रेडियंट मोड या रेडियन मोड में भी चेंज कर सकते हैं। तो अपने कैलकुलेटर पे ही हम क्या करेंगे कि रेडियन मोड सेट कर लेंगे, और अगर रेडियन मोड एक बार सेट कर लिया आपने तो फिर हम डायरेक्टली इस वैल्यू को यहां पर यूज कर पाएंगे, ठीक है। कॉस अल्फा बाई 2 का मतलब यह है कि अल्फा बाई 2 को अगर आपने रेडियन में रख लिया या डिग्री में रख लिया, ठीक है, और आपने उसी हिसाब से अपने कैलकुलेटर का मोड को चेंज कर लिया तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसको पहले आप डिग्री में कन्वर्ट करके और यहां रख लीजिए, और कैलकुलेटर पे मोड हो डिग्री का, तो जो आंसर आएगा वही आंसर आपको आएगा तब, जबकि अगर आप अपने कैलकुलेटर के मोड को रेडियन में चेंज कर लें पहले, और उसके बाद अल्फा की वैल्यू रेडियन में पुट कर दें, ठीक है। तो हम अपने कैलकुलेटर के मोड को चेंज कर लेंगे पहले ही रेडियन में, और फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अल्फा निकाल लिया हमने, अब अल्फा निकाल लिया तो अल्फा के बाद m की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी R1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, इक्वल टू 401 माइनस कॉस 0.225 अपॉन 2 रेडियन। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी कितनी, वो आएगी 2.529 मीटर्स के अप्रॉक्स, ठीक है, 2.5285 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू, ये जो सेटबैक डिस्टेंस की वैल्यू निकाली हमने, ये सेटबैक डिस्टेंस की वैल्यू कहां से निकाली है हमने, तो ये वैल्यू हमने निकाली है सेंटर लाइन ऑफ द रोड से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है सेटबैक डिस्टेंस हमें निकालना है फ्रॉम द इनर एज ऑफ द रोड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस m में से जो निकाला हमने अभी, ये डिस्टेंस विच इज 3.75/2 सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा। तो अब लिख लेंगे हम लोग सेटबैक फ्रॉम द इनर एज ऑफ द रोड is equal to m minus 3.75 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 0.654 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप रोड बनाएंगे तो उस रोड का जो इनर एज होगा वो ऑब्स्ट्रक्शन से 0.654 मीटर की दूरी पे होगा, तब जाके रोड पे आपको 90 मीटर के बराबर का साइट डिस्टेंस या विजिबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। अब आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इफ द स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस is 75 meters on a highway section and the setback distance is 10 meter। यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर setback distance की वैल्यू बता रखी है उसने, और दूसरा उसने साइड डिस्टेंस यानी s कितने दूर की विजिबिलिटी आपको चाहिए वो भी आपको बता रखा है, और ये पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ कर्व क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था, क्या इस फॉर्मूले को हम लोग यहां पर यूज कर पाएंगे इस क्वेश्चन में, क्या क्या पता है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो हमें पता क्या है, हमें s की वैल्यू पता है, ठीक है, हमें m की वैल्यू पता है। तो अब अगर देखिए जैसे यहां पर
अगर आपको आर की वैल्यू पता होती पहले से, तब तो आप क्या करते कि आप पहले अल्फा निकाल लेते, ठीक है, और फिर इस इक्वेशन में एम की वैल्यू पता हो तो वहां से अल्फा की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है कि एम निकालने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है अल्फा की, यानी इस एंगल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो कि हमें नहीं पता। और अल्फा निकालने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है किसकी, आर की, वो भी हमें नहीं पता है। तो यहां तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा हम अब मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं इसमें हम लोग। तो अप्रोक्सीमेशन कैसे है कि ये जो कॉस अल्फा है, ठीक है, कॉस अल्फा, इसका एक्सपेंशन जब हम देखते हैं तो कॉस अल्फा का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस अल्फा टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस माइनस होता चला जाता, ठीक है। अब इसमें अगर अल्फा की वैल्यू छोटी हो तो उस केस में हम लोग हायर ऑर्डर्स जो हैं अल्फा के, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हायर वैल्यूज को, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू छोटी है, उसका पावर बढ़ेगा तो वो और वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे 0.5 का स्क्वायर कर दिया आपने तो वो 0.25 हो जाएगा, यानी छोटा हो गया। 0.25 का स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा, और छोटा होता चला जाएगा। तो पावर जितनी बढ़ाएंगे आप एक छोटे 1 से छोटे नंबर की, उसकी वैल्यू और कम होते चली जाएगी। तो अगर इस प्रिंसिपल पे हम लोग एक ये लॉजिक दें कि अगर अल्फा छोटा है तो अल्फा के जो हायर ऑर्डर वाले टर्म्स हैं उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस एक्सपेंशन को हम लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, तो इस अप्रोक्सीमेशन का अगर हमने यूज किया अपने फॉर्मूले में, तो जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, वो था m इक्वल टू आर 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे आर 1 माइनस कॉस अल्फा का एक्सपेंशन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2, तो कॉस अल्फा बाई 2 का एक्सपेंशन 1 माइनस अल्फा बाई 2 स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर वाला माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर अल्फा स्क्वायर बाई 8, और अल्फा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा की वैल्यू थी एस बाई आर, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर बाई 8, विच विल come out to be s square upon 8r, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन हो गया हमारा m का। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या दे रखा है, यहां पर हमें s की वैल्यू पता है और m की वैल्यू पता है, r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी हमने डायरेक्टली m r और s के बीच का रिलेशन एक अप्रोक्सीमेशन से निकाल रखा है पहले ही, ठीक है। तो m कितना निकाला था हमने, m निकाला था s स्क्वायर अपॉन 8r। m की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 10 मीटर इज इक्वल टू
साइड डिस्टेंस जो कि यहाँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 75 अपॉन 8 इंटू आर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 70.3 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 70 मीटर। यही हो जाएगा हमारा रेडियस। तो कब कैसा डाटा दे रखा है उसके बेसिस पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आसान पड़ेगा हमें, या अप्रोक्सीमेशन यूज कर लें तो ठीक रहेगा हमारे लिए, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे के और जो केसेस हैं वो फिलहाल हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना डिस्कस किया है आई होप आप लोगों को वो बात समझ में आ गई होगी। तो यही दो बेसिक इक्वेशंस हैं हमारे पास सेट बैक डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के। एक तो ये इक्वेशन है, ठीक है, कॉस अल्फा के एक्सपेंशन का अप्रोक्सीमेशन का यूज करके हमने ये निकाल लिया, और ये हमारा एक्चुअल रिलेशन है। ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर देगा और ये वाला थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में जैसा डाटा दे रखा होगा उसके हिसाब से हम लोग वो इक्वेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म कर रहे हैं। आई होप आप लोगों का नॉलेज थोड़ा बढ़ा होगा, नहीं बढ़ा होगा तो अगर पहले से बात पता होगी तो एक बार रिवीजन हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग जो एग्जाम होना है हमारा, अभी नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि अगर मान लेते हैं हम कि मिड नवंबर में एग्जाम होता है, तो अभी से पूरा हमारे पास 3 महीने का समय बचता है। और ऑब्जेक्टिव को अगर फिलहाल हम फोकस करें, ठीक है, कन्वेंशनल के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा हमें, तो उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव को फोकस करें अभी तो 3 महीना मोर देन सफिशिएंट है आपके पास। ठीक है, इसको आप इससे कंपेयर मत कीजिए कि जैसे नॉर्मली 1 साल का समय होता है 2 एग्जाम के बीच में, दो एग्जाम्स के बीच में 1 साल का समय होता है, लेकिन जो लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो कोर्स कंप्लीशन यही 4-5 महीने में लोग कर लिया करते हैं। उसमें भी फिलहाल अगर अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव को फोकस करके 3 महीने में आराम से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की जा सकती है। और एक अच्छी बात यह है कि ये जो 3 महीने का समय है ये सिर्फ आपके लिए कम नहीं हुआ है, ये जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सबके लिए कम हुआ है। ठीक है, तो इसका कोई भी इफेक्ट, मतलब कोई भी निगेटिव इफेक्ट किसी पे नहीं पड़ना। ठीक है, अगर सबका ही नंबर 2 मार्क्स से कम हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं, रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग अभी भी एकदम पूरी एंथुजियाज्म के साथ प्रिपरेशन में लगिए, जितना समय बचा है उसका फुल यूटिलाइजेशन कीजिए। और जो लोग इंटरेस्टेड हो मास्टर लर्नर में ज्वाइन करने के लिए वो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे करेंट बैचेस अभी चल रहे हैं। सो सी यू अगेन, हैव अ गुड डे।